पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम प्योर पॉलिटिक्स में आज हम बाबा से जानेंगे जो अखिलेश ममता के सामने तेजस्वी लालू का शो हो गया फ्लॉप। पीएम की कुर्सी नीतीश ने कर दिया पक्का। आखिर कैसे अखिलेश और ममता के सामने तेजस्वी और लालू की जोड़ी, जो पिता पुत्र की जोड़ी है, किस तरह से फ्लॉप हुई। मेहनत में दोनों लगातार किया, बराबर किया, लेकिन लालू और तेजस्वी की जोड़ी फ्लॉप हो गई और अखिलेश ममता ने अपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब देश में अगर कहें तो एनडीए के बाद, बीजेपी के बाद अगर किसी ने प्रदर्शन किया है तो अखिलेश और ममता की पार्टी ने। बाबा से समझेंगे, बाबा किस तरह से आप लगा रहे हैं अनुमान जो अखिलेश ममता के सामने लालू तेजस्वी की जोड़ी जो होगी काफ़ी छोटी होगी, बौनी साबित होगी। देखिए चंदन जी, ये जो 2024 का चुनाव हुआ है, इस चुनाव को समझने के लिए, इसके परिणाम को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जब जाइएगा तो आपको सीधे एक चेहरा नजर आएगा, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जब 2022 में अगस्त में वापसी किए महागठबंधन की तरफ, तो उन्होंने कुछ रणनीतियाँ बनाई थी, कुछ योजना के तहत वो आए थे। उनकी रणनीति सबसे पहले ये थी कि क्षेत्रीय दलों को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को निगल जाएगी, या तो विलय हो जाएगा या तो विलीन हो जाएगी, यही शब्द था। और इसी शब्द के साथ वो महागठबंधन में वापसी किए थे। जब वापसी किए तो एक देश भर में परसेप्शन बना, और जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे कि G23 जो सोनिया गांधी ने बनाया था, जिसकी पटकथा लिखी गई थी कि भाजपा विरोधी जितने भी दल हैं वो इसमें शामिल हो जाए, एक मंच पे आए और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में शिकस्त दी जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए। सत्ता से बेदखल तो नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार को, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस G23 में एक बार एंट्री जरूर करेंगे। एक सीट जो रिजर्व था उसमें 22 दल शामिल थे। 23वां दल कौन था, कौन होगा, इसकी चर्चा सभी कर रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमने तब भी कहा था कि 23वां दल नीतीश कुमार होंगे, और वास्तव में नीतीश कुमार आ करके उन्होंने इस इंडिया गठबंधन को, या G23 जिसको आप कह सकते हैं, उसको सफल किया और एक सूत्र में सबको पिरोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात से डर जरूर हो गया था। नीतीश कुमार की नीतियाँ और रणनीतियाँ बहुत ही कारगर थी। नीतीश कुमार ने सबसे पहला जो लक्ष्य तय किया था वो किया था प्योर पॉलिटिक्स। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बड़ा फार्मूला नहीं, छोटा टारगेट सेट किया था और नरेंद्र मोदी को रोकने का पूरा प्लान बना लिया था। अगर आप नीतीश कुमार की 12 सीटें, 5 सीटें जो आई हैं लोक जनशक्ति पार्टी को, 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को आई है और 1 सीट जो हारे उसकी बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा, तो ये सभी सीटें मिलाकर के 18 से 19 सीटें होती हैं। यानी कि 50% सीट पर कब्जा किसका है? नीतीश कुमार का, जो नीतीश कुमार के साथ लोग थे, क्योंकि तब तक लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए का हिस्सा विधिवत रूप से नहीं थी। दूसरी तरफ जो सीटें 9 जीत कर, माफ करिएगा 10 सीटें जो जीत करके आए हैं लोग, वो 10 सीटें आप जोड़ लीजिए तो 12, 10, 22, 5, 27, 28, 29 सीटें हो जाती है। यानी 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ता, जो 12 सीटों पर भी संतोष कर रही है। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार जो नीति बनाई थी वो नीति पूरी तरह से सफल थी। अब बिहार से बाहर आप निकलिए, अगर नीतीश कुमार होते इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो आज उनके पास 29 सीटें होती और 11 सीटें कहाँ होती? बीजेपी के पास होती। यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जो 12 सीटें नीतीश कुमार की है ये की पॉइंट है, इसके बिना सरकार नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के फॉर्मूले को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद नहीं समझ पाए। कभी कभी होता क्या है ना कि जो टीचर होता है उस टीचर से ज़्यादा प्रिंसिपल अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, जबकि किसी खास विषय में वो प्रिंसिपल होगा, किसी खास विषय में पढ़ा करके वो आया होगा, प्रिंसिपल बन गया होगा सीनियर के नाते, लेकिन अगर मैथ के टीचर को इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो वो कितना पढ़ा पाएगा। नीतीश कुमार वर्तमान जो देश की राजनीति है उसको, उसके नस नब्ज को बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं और उस पर अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं। आपने देखा होगा कि उनको सत्ता से हटाने, बेदखल करने का जितना भी प्रयास हुआ सब असफल रहा। यहाँ तक कि 2020 में जो नीतीश कुमार के खिलाफ
नीतीश कुमार को रोकने का प्रयास हुआ, वो प्रयास ही पूरी तरह से असफल रहा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ी। अब इस पूरे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ नजर आ रहा है कि जब इंडिया गठबंधन इस फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ा था नीतीश कुमार के, तो सबने नीतीश कुमार का फार्मूला तो एडॉप्ट किया, लेकिन नीतीश को एडॉप्ट नहीं किया। और यहीं आकर के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता एक बार फिर से खुल जाता है नरेंद्र मोदी के लिए। अगर ये नीतीश कुमार होते तो हमने बता दिया क्या हुआ। अब यहाँ हम तुलना अगर कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लड़ाई लड़ी गई, सबसे छोटी लड़ाई अगर किसी ने लड़ा तो वो तेजस्वी यादव लड़े। 9 सीटों पे वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि कई सीटों पे उनको जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन ये जीत उनकी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फॉर्मूले की ही जीत है। लेकिन उनसे ज़्यादा जीत लेकर के अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव तो सीधा सीधा लड़ाई लड़े थे ना भाजपा से, आमने सामने की लड़ाई लड़े थे। उन्होंने अपने जो 62 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 50% से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। 37 सीटें जीत करके आए हैं। 37 जी, 80 में से 62 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे और 37 सीट। पहली बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस भी खुश हो सकती है, क्योंकि 17 सीटों पे कांग्रेस ने समझौते के तहत चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में और 6 सीटें जीत करके आई है, जो कि आपको याद होगा कि मात्र 1 सीट पर आकर के टिक गई थी। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि टिकट बंटवारे से लेकर के और समझौता करने तक आपने सांकेतिक रूप से बहुत सारे काम किए हैं बिहार में, जिस संकेत का मतलब कुछ नहीं होता था। ठीक है कि आपने रणनीति के तहत मुकेश सहनी को अपने साथ लिया, आपने एक रणनीति बनाई जिसमें कुशवाहा समाज के नेताओं को, कुशवाहा समाज को उम्मीदवार को ज़्यादा टिकट दिया। आप एक फार्मूला लेकर के जरूर आए, लेकिन यह फार्मूला नीतीश कुमार के फार्मूले से बिल्कुल अलग था। नीतीश कुमार प्लानिंग के तहत जो आंकड़े आए थे जातीय गणना के, उसके आधार पर अपने उम्मीदवारों को लेकर के आए, कोई परिवर्तन नहीं किया, एक आध दो को छोड़ करके। बिहार में क्या लगता है आपको, गठबंधन में ईमानदारी नहीं बरती गई? महागठबंधन बिल्कुल नहीं बरती गई, बिल्कुल नहीं बरती गई। अगर एक दूसरे को मतलब झांसे में रखा गया। जी, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुआ कि कांग्रेस ने 2020 में जो प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर कांग्रेस को आंका नहीं जा सकता है। अगर कांग्रेस ने 2020 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तो 2019 में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 9 सीटें मिली थी, 1 सीट जीता था। आपने 20 सीट लेकर के एक भी सीट नहीं जीते, तो निश्चित रूप से 2019 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और इस बार कांग्रेस को विशेष कुछ मिलना चाहिए था, उसको इनाम कम से कम मिलना चाहिए था 1 सीट का। जो बाकी के 3 सीटें आपने मुकेश सहनी को दी, वो सीटें अगर दिए होते तो वो सीटें जीत भी सकती थी। प्रवेश मिश्रा की बात कर लीजिए आप, वाल्मीकि नगर में आप सीट छीन लिए। वाल्मीकि नगर में अगर प्रवेश मिश्रा को कांग्रेस से टिकट मिल गया रहता, जो 20,000 वोटों से हारे थे उपचुनाव, वो जीत भी सकते थे, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी होल्ड है। और वहां के नाराज ब्राह्मणों ने आपके साथ क्या किया? गोपालगंज भी कांग्रेस का कैडर रहा है। गोपालगंज भी कांग्रेस का कैडर रहा है। और 1 सीट आप खाली वाल्मीकि नगर अगर दे देते तो चंपारण दोनों, मोतिहारी और बेतिया, उसके बाद वाल्मीकि नगर, गोपालगंज और इवन की सिवान तक आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? तो आपने कांग्रेस को छोटा दिखाने की कोशिश की। वही जो 9 सीट लड़ करके 3 सीट जीत करके आई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक तेजस्वी यादव से होती रही। और लालू प्रसाद ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में कांग्रेस को छोटा बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। आज तेजस्वी कांग्रेस के सामने कहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल आज वो बौना साबित हो गया है। बिल्कुल एकदम। केंद्र में जो एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें 4 सीट वाले की पार्टी की क्या औकात है, क्या वजूद रहा है? जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव प्रचार चल रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उसमें भी कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा है। मात्र 2 आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रचार करने आए। एक प्रचार वो अपने उम्मीदवार के लिए पटना में आए और एक भागलपुर में आए। वो तो मजबूरी थी कि मीसा भारती यहाँ बगल में है, तो चलिए उनके लिए प्रचार हो गया। बेटे के लिए आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ तो आए थे वो मीरा कुमार के बेटे के लिए। मीरा कुमार से उनका व्यक्तिगत रिश्ता भी है और पार्टी के साथ भी रिश्ता है, वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र के लिए आए थे वो। भागलपुर में अजीत शर्मा के लिए वो चुनाव प्रचार करने आए थे, भले ही आप वहाँ उनके साथ छल कर लिए हों,
यहाँ भी आप जबरदस्ती मीसा भारती को लेकर के चले गए हों, ये अलग बात है। उनको बैठा करके जबरदस्ती आप खिला करके फोटो वायरल कर रहे हो कि हम लोग में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या जनता इन सब बातों को नहीं समझती है? आपने सांकेतिक रूप से फोटो वायरल कर करके कि हम देखिए मछली खा रहे हैं, हम इतना रिलैक्स हैं, जनता ने आपको रिलैक्स कर दिया। अगर नीतीश कुमार इस खेमे में होते तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। अब आप देखिए कि अखिलेश के बाद अगर बात करते हैं आप ममता बनर्जी की, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी को, उनके स्ट्रेटजी को परखा, पढ़ा और उस पर अमल भी किया। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने 42 में से 29 सीटें जीती हैं और एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने खड़ी हैं। आज ममता बनर्जी चाहते हैं तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, अकेले आकर के वो सरकार बना सकती हैं और सरकार का एक बड़ा हिस्सा हो सकती हैं। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। भले छटर पटर करें, लेकिन आपने मीटिंग में तस्वीरें देखी होगी कि नरेंद्र मोदी के बगल में 16 सीट वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके बगल में नीतीश कुमार है और तीनों कान में कान ऐसा लगा करके बात कर रहे हैं। आते एक वीडियो भी आया हुआ वायरल, जो हमको लगता है जो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक वीडियो है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। अब बताइए, मतलब राजनीति में कुछ पाने के लिए कितना झुकना पड़ता है लोगों को। देखिए, मतलब एक धनुष आकार के रूप में वो हो गए। ये धनुषाकार तो हमने आपको उत्तर प्रदेश में बताया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो नीतीश कुमार गए थे तो बकुली की तरह ऐसे टेढ़ा हो गए थे। लेकिन खैर चलिए, ये एक सम्मान है जो हो सकता है कि उनके मन से निकला हो। और तबीयत के मामले में भी कहा जाता है कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। इसको लेकर के हमने बहुत सारी बातें की। आदमी का खराब तब होता है बाबा जब आपका मन अशांत रहे, आप सत्ता से दूर रहे। उम्र का तबीयत है, सत्ता जाने का भी एक रहता है। आप अचानक कहे जो ये इतना विटामिन लेके आ गए, अचानक केंद्र में सरकार बन गई, इनके लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे, होम मिनिस्टर, रेल मंत्री, बहुत तरह तरह की बातें हैं। तो आधा तो तबीयत उसी समय ठीक हो जाता है। अगर आपका बेटा अगर IAS अफसर में क्रैक कर जाए और अगर आपकी तबीयत खराब है, जिस दिन वो रिजल्ट देखिएगा सबसे पहले आप कूदिएगा आप ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई और नहीं। जैसे कहे जो मतलब नीतीश कुमार के लिए कल हमने देखा कि हमारे यहाँ एक इंटर्न करने के लिए एक लड़का आया था, जिसको हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप एक इंटरव्यू लेकर के दिखाइए। और जब भारत लाइव का लोगो उसने पकड़ा तो बोला कि मेरा सपना था कि भारत लाइव का लोगो पकड़े। और जैसे उसने इंटरव्यू का सिलसिला, डम्मी इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया, कितनी बार वो उछला अपने कुर्सी से कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे कि आखिर इतनी खुशी किसी को हो सकती है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार को खुशी तो होनी चाहिए थी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है चंदन जी, उसमें हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा किया है। हमने एक चर्चा किया है कि MOI समीकरण नीतीश कुमार को हराने के लिए, नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को पीछे बैकफुट पर ले जाने के लिए बहुत काफ़ी होता है, क्योंकि 18 और 14% का ये आंकड़ा है, यानी कि 32% MOI का समीकरण है। लेकिन इस समीकरण को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने में असफल रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस आंकड़े को अपने पास रखा है, संजो के रखा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपने आंकड़ों को संरक्षित रखा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप कहते हैं माइकम, MOI प्लस KM, यानी कुशवाहा और मल्लाह, इसको जोड़ने के बाद भी अगर आंकड़े में वृद्धि नहीं हो, आप मात्र 22% पर अटक जाए, तो आपको क्या कहा जा सकता है? क्योंकि 18% आप मान के चलिए कि 18% मुस्लिम है, 14% यादव हैं, 4% के आसपास आप कुर्मी को कुशवाहा को मानते हैं, 10% के आसपास हम सभी को हटा लेते हैं, तब भी 10% मल्लाहों का वोट है। इन सबको लेकर के जब आपके पास 45-48% वोट हो जाते हैं, तब भी आप 22% टिक जाते हैं, तो इसके मतलब क्या, मायने क्या निकाले जाएं? निश्चित रूप से आप उस जगह पर नहीं हैं और यही कारण है कि रिजल्ट में भी वो नज़र नहीं आया। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आप में स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक कैसे हुई, तो आप पॉलिटिकली पॉलिटिकली आपने इतना बड़ा एक झोल कर दिया, एक गलती कर दी कि आप पूर्णिया में गए और आपने अपील कर दिया कि NDA गठबंधन को वोट दीजिए, अगर हमें नहीं दे सकते हैं तो NDA गठबंधन कर दीजिए। और यहाँ आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, आपने यहीं पर अपने ग्राफ को एकदम नीचे कर दिया और यही कारण है कि आपका उम्मीदवार पीछे से फर्स्ट आया है 10,000-12,000 वोट लेके। अब ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जैसे लोग, जैसे नेता
जो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि पब्लिक के बीच में आप रहिएगा, आंदोलन कीजिएगा, लाठी खाइएगा, सड़क पे बैठिएगा, जेल जाइएगा, तब जाकर के आप नेता कहलाइएगा। ये लालू वाली स्ट्रेटजी है। इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण थे। एक तरफ जिस मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को कैश किया, आपने उस मुद्दे को हंसी मटठिठोली का माध्यम बना दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपके सामने कोई आकर के हथियार लेकर के खड़ा हो जाए, कहकर शूट कर देंगे आपको। आपके चेहरे पे हंसी आएगी क्या? आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है, आप महंगाई देख रहे हैं, आप बेरोजगारी का लाइन लगा हुआ बिहार में, और आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वीडियो बना करके केक काट रहे हैं और वीडियो बना करके लोगों को दे रहे हैं। इसका संदेश क्या जाता है? यानी आप अपने कर्तव्य के प्रति सीरियस नहीं हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वो ट्विन बातें कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए कह रहे हैं, वास्तव में आप वो कर नहीं रहे हैं। हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में आती है, और यही कारण है कि अखिलेश और ममता के सामने तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव पूरी तरह से फ्लॉप शो किए। तेजस्वी में सबसे कमी है जो जनता की नब्ज भी नहीं पकड़ पाए, अपने पार्टी के नेताओं की भी नब्ज नहीं पकड़ सके, और इनके सामने जो टिकट लेने के जो दावेदार थे उनकी भी नब्ज नहीं पकड़ सके, क्योंकि इनको ज़्यादातर जगह पे धूल चटाया है इनके विरोधियों ने ही। आपके घर में शादी हो, ठीक है, आपके पुत्र की शादी हो, सारी तैयारियां करने के लिए आप एकदम ललायत हैं कि बेटा की शादी है, तो आप समझ सके एक पिता और माँ का क्या रहता है रोल, उसमें कुछ भी कमी नहीं हो, बेहतर से बेहतर करें कि समाज भी जाने कि हम बेटा का शादी किए हैं। और अगर वही बेटा आपको ये कह दे कि आप चुपचाप से बैठिए ना, फूफा जी हैं ना वो कर लेंगे, आप जाइए आराम से बैठिए, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि फूफा जी को ये पता नहीं है कि आपके किचन में हल्दी कितना है, धनिया कितना है, अदरक कितना है, लहसुन कितना है, पटाखा कितना है। यहाँ यही हुआ है। लालू प्रसाद को पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी खास लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो बिहार के नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप 4 सीट जीत करके आए, ठीक है, ये बात तुम शुरू से कह रहे हैं कि आप शून्य पर हैं, 1 सीट भी आप जीत करके आइएगा तो आप कहिएगा कि हमने देखे ना 1 सीट जीत गए। लेकिन आपकी उपलब्धि 23 सीट पर क्यों लड़े थे आप मात्र 4 सीट पे लड़े होते। तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी की दूरी 3 किलोमीटर की है। आप पूछ रहे होंगे 3 किलोमीटर क्या है? जी, तेजस्वी की पार्टी के सभी बड़े नेता बैठते हैं आरजेडी कार्यालय में। जी, जगदानंद सिंह हो, श्याम रजक हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, बिल्कुल जैसे कई नेता, और तेजस्वी बैठते हैं 10 सर्कुलर रूम। जी, दोनों में डिस्टेंस इतना है जो वो पैचअप नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे भी आपको बताया ना कि सलाहकारों की एक मंडली है। नीतीश कुमार को आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा आपने, कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो दायरा रहता है वो किसी को बाहर से इन नहीं करने देता है। वो चक्रव्यूह इतना जबरदस्त है। लेकिन नीतीश कुमार सुनते किसकी हैं? सबकी। करते किसकी हैं? अपने मन की। तेजस्वी यादव न तो अपने मन की करते हैं, न अपने से सोचते हैं। तेजस्वी यादव को करने वाला भी कोई और है और सोचने वाला भी कोई और है। सिर्फ तेजस्वी यादव को पोस्टर की तरह चिपका दिया जाता है और उस पोस्टर पर लिख दिया जाता है शब्द, वो बदल नहीं सकता है। किसी पोस्टर पर आपने देखा है कि जो लिखा हुआ शब्द है वो बदल जाए? लेकिन अगर आपको खुद पोस्टर बनना हो तो आप शब्दों को बदल सकते हैं ना, परिस्थितियों के हिसाब से। अक्सर घर में बाबा एक या मैक्सिमम दो दरवाजे होते हैं। जी, एक से आदमी इन करता है, एक से आदमी निकलता है इमरजेंसी के लिए। 10 सर्कुलर रोड में 6-7 दरवाजे हैं। तेज प्रताप अलग दरवाजे से निकलते हैं, मीसा अलग दरवाजे से निकलती है, तेजस्वी अलग दरवाजे से निकलते हैं, राबड़ी अलग से निकलती है, लालू अलग से निकलते हैं, भोला अलग से निकलते हैं, संजय यादव अलग से निकलते हैं। मतलब जितने लोग हैं वहाँ उतने दरवाजे हैं वहाँ। ये भी जांच का विषय है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को ये जांच करना चाहिए कि आखिर इतने दरवाजे हैं कैसे, और 10 सर्कुलर रोड का अभी वर्तमान अस्तित्व क्या है, कि जिस स्वरूप में उनको दिया गया था उस स्वरूप में है कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है। तेज प्रताप जैसे ही वहाँ इनके अपनी माँ के साथ रहने लगे, जब उनकी पत्नी वहाँ से गई तो एक और दरवाज़ा बना दिया, उतना ही बड़ा। आप देखे होंगे, गए होंगे तो 10 सर्कुलर में 2 दरवाजे हैं बड़े बड़े। तो ये एक वहाँ पे दरवाज़ा कहने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल था, मतलब वहाँ पे हर आदमी अलग है। जब घर के अंदर ही सब आदमी अलग है तो बाहर क्या एक रहेगा?
चलिए, तो हम आते हैं अपने उस प्योर पॉलिटिक्स पर कि इतनी सारी बातें करने के बाद हमने जो फाइनल कहा कि नीतीश कुमार की नीतियां काम की और नीतीश कुमार की नीतियों को लालू प्रसाद नहीं पकड़ पाए, तेजस्वी नहीं पकड़ पाए, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने पकड़ा, तो नीतीश कुमार ने किया क्या है? तो अपनी रणनीतियों के तहत 162 का आंकड़ा जो उन्होंने दिया था, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40 और 42 बंगाल, ये 162 सीटों में उन्होंने कहा था कि अगर 50% सीट हम ला देते हैं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठने से जाने से रोक सकते हैं, और ये उन्होंने करके दिखलाया। अब नीतीश कुमार की बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति कितना सफल रही है। 37 सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में, 29 सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में, और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया जाए तो 12 सीटें उधर करिए तो 28 सीटें इधर लेकर के आए हैं। दैट मीन्स कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने सत्ता से जाने से रोक दिया था। लेकिन वो नीतीश कुमार क्या, जो अपनी चक्रव्यूह में नहीं फंसा करके रखे, आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य जो दल हैं वो चक्रव्यूह में नीतीश कुमार के फंसे हुए हैं और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं। आपने देखा है हेलीकॉप्टर में क्या हुआ, बैठ करके चाचा को मनाने की घटना भी सामने आई। तो दूसरी तरफ ये भी आया कि शरद पवार फोन कर रहे हैं, मतलब नीतीश शरणम गच्छामी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं जिसने पक्का कर दिया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और ये उन्होंने बिहार की धरती पे पहले मीटिंग में वादा किया था कि अब कहीं नहीं जाएंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब नीतीश कुमार अब कहे जो सत्ता के केंद्र, बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल। और जो उनकी डिमांड है उनके बारे में भी सुन रहे हैं, सारी डिमांडें लगभग उनकी मानी देखिए, उनके डिमांड इस तरह के हैं नहीं कि जो आप नहीं मानिएगा। उन्होंने कहा है कि हमें राष्ट्रपति बना दीजिए, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ के हमको स्टेटस है। देखिए, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज ये तो विशेषाधिकार में है सरकार का। अग्निवीर योजना भी लगातार चल रही है, इस पर कई बार चर्चाएं हुई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके विषय में भी इन्होंने समर्थन किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही है। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। लेकिन एक चीज कह लें बाबा, जो अगर बीजेपी के पास, अगर बीजेपी के बाद अगर किसी नेता और पार्टी का अगर उदय हुआ है, जो बढ़ोतरी हुआ है, वो अखिलेश और ममता की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लालू तेजस्वी अब मतलब कुछ नहीं छाप छोड़ पाए। वो 2004 के अलावा लालू प्रसाद का प्रभाव कभी दिखा नहीं है। वो 4 सीट से 3 सीट गए हैं, 4 से 5 नहीं हुए हैं। एक बार सिर्फ 22 सीट जीत करके आए थे 2004 में। उसके बाद वो 30% वोट का माथा पर लेकर के टोकरी में ले दही करते रहे, लेकिन कभी भी 30% वोट उनको नहीं आया। निश्चित रूप से लस्सी मंगाते हैं ना आप, हाँ। छाछ कभी कभी खट्टा लगता है तो क्या करते हैं, पैसा से खरीदा हुआ खट्टा चीज फेंक देते हैं। तो अभी हम बाबा के साथ बात कर रहे थे प्योर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के जो क्या कहें, मतलब वो जो नीतीश चक्रव्यूह में फंसा हुआ है केंद्र का सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक तरह से फंसी हुई है। और जो पिछले चुनाव में जो अभी जो हाल में जो रिजल्ट आया है उसमें ये देखा गया है, जो लालू और तेजस्वी की जोड़ी जो जिस तरह से काम करना चाहिए था, जिस तरह से वो साबित करती, वो नहीं कर सकी। चलते चलते एक बात और है, कहीं ज्यादा अखिलेश और ममता ने कमाल कर दिया। एक बात और कहेंगे कि आप कभी देखे हैं 2 बच्चा सब खेलते रहता है, एगो को बैटिंग नहीं देता है तो क्या करता है, विकेट ढा करके पीच कोड़ करके जीभ बिरा के भागता है। हाँ। नीतीश कुमार ने वही काम किया है, कांग्रेस को मुंह पर ले जा करके छीन लिया सत्ता। यहाँ लालू प्रसाद को अच्छा दूल्हा बनाइएगा ना, बना के दिखाइए, दूल्हा बनाएंगे तो हम बनाएंगे, उनको भी छीन लिया। और नीतीश कुमार और बाकी के लोग जो कमज़ोर समझ रहे थे, आपको याद होगा हमने पहले और दूसरे राउंड के बाद ये शुरू कर दिया था भारत लाइव में कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा ताकतवर होकर के उभरेंगे और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पावरफुल होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी अगर जो सीटें मिलेंगी वो नीतीश कुमार के वोट से ट्रांसफ़र होकर के ही मिलेंगी। और ये चीज़ें नीतीश कुमार ने साबित किया, कहीं ना कहीं उन्होंने जीभ बिराया है सबको। बाबा एक ज़माने की बात याद है, चंद्रशेखर जब हुए थे प्रधानमंत्री जी, हमको शायद 64 MP लेकर के जी, तो वो तो बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार 12 MP लेकर के प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और झारखंड में मधु कोड़ा जी मात्र सिंगल एक विधायक था और सीएम बना। यही तो लोकतंत्र है ना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तभी हम लोग बात कर रहे थे प्योर पॉलिटिक्स में लालू तेजस्वी की जो जोड़ी हो गई फ्लॉप, और अखिलेश ममता कहीं न कहीं
एक तरह से बहुत ही ऊंचाई पे चले गए। ठीक है, वो ऊंचाई पे गए हैं, सत्ता की चाबी अभी वैसे भी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन एक तरह के माइलस्टोन साबित हुए हैं। यूपी में योगी को पछाड़ के, प्रधानमंत्री मोदी को पछाड़ के अखिलेश यादव जो 37 सीटें जीती है, कांग्रेस भी वहाँ अच्छा की है, ममता ने 42 में 29 सीटें जीती है। तो एक तरह से कहें जो ममता और अखिलेश लालू नीतीश पर कहीं भी पड़ गए हैं भारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।